चलिए समझते हैं उस जटिल खेल को और उन शक्ति समीकरणों को जो हमारी दुनिया को असल में आकार दे रहे हैं। हम सब रोज खबरें देखते हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, सेनाएं मूव कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली ताकत कहीं और है, पर्दे के पीछे छिपी हुई। असल में ये पूरा खेल 3 चीजों पर टिका है: पैसा, ताकत और प्रभाव। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं कि कैसे अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश वैश्विक मंच पर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और शायद सबसे ताकतवर हथियार की, यानी पैसा और वित्तीय नियंत्रण। इसे कहते हैं डॉलर डिप्लोमेसी। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि वो अपने सोने के बदले कागज के नोट ले लें, और बस यहीं से अमेरिकी डॉलर ग्लोबल ट्रेड का बादशाह बन गया। इससे अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक ताकत मिलती है। ये है अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसे एक डॉलर के नोट में रखें तो ये चांद तक जाकर वापस आ सकती है, वो भी कई बार। जाहिर है इस कर्ज को चुकाने के लिए और नोट छापने का मतलब होगा भयानक महंगाई, जो डॉलर को ही तबाह कर देगी। तो फिर अमेरिका कर क्या सकता है? कहा जाता है कि एक बहुत ही दार्स प्लान है। ये किसी फाइनेंशियल तख्ता पलट जैसा है, मतलब क्रिप्टो की अस्थिर दुनिया का इस्तेमाल करके अपने सारे कर्ज को खत्म कर देना। दशकों तक डॉलर का राज रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन और रूस जैसी ताकतें, जो ब्रिक्स देशों का हिस्सा हैं, एक नई करेंसी बनाकर इस दबदबे को सीधी चुनौती दे रही हैं, और साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर अपनी निर्भरता भी कम कर रही हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे लीवर पे, यानी मिलिट्री ताकत और उसके पीछे की रणनीति। ये सुनने में शायद बहुत कठोर लगे, लेकिन कहा जाता है कि महाशक्तियां इसी तरह काम करती हैं। जंग एक त्रासदी तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बिजनेस भी है। सोचिए ये कैसे काम करता है। अमेरिका एक पक्ष को हथियार बेचता है, इससे आसपास के देशों में डर फैलता है और वो भी हथियार खरीदते हैं। फिर जब जंग में देश तबाह हो जाता है तो अमेरिका ही उसे फिर से बनाने के लिए कर्ज देता है, और इस काम के ठेके भी अक्सर अमेरिकी कंपनियों को ही मिलते हैं। मतलब हर तरह से फायदा। जैसे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका सीधे अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजता, इसके बजाय वो हथियार और पैसा भेजता है। ये एक क्लासिक प्रॉक्सी वॉर है। इसमें खतरा भी कम है, खर्चा भी कम, और आप सीधे तौर पर शामिल होने से भी बच जाते हैं। पैसे और फौज के अलावा ताकत का एक तीसरा और भी छिपा हुआ लीवर है। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सोचिए कि कोई अमीर देश या व्यक्ति अमेरिकी नेताओं को उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत सारा पैसा देता है। बदले में वो नेता ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनसे उन पैसे देने वालों को फायदा हो, भले ही वो नीतियां अमेरिका के हित में हों या न हों। ये है प्रभाव का वो छिपा हुआ हाथ। कहा तो ये भी जाता है कि विदेशी सरकारों को गिराने के लिए CIA जैसी एजेंसियां एक खास तरह का तरीका अपनाती हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ब्लैकमेल भी कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। चाहे वो किसी के फाइनेंशियल सीक्रेट्स हों या पर्सनल स्कैंडल्स, ताकतवर लोगों की कमज़ोर नस को पकड़कर उन्हें काबू में रखा जाता है ताकि वो मौजूदा सिस्टम को कोई चुनौती ना दे पाए। तो जब ताकत के ये सारे दांव पे चल रहे हों, तो भारत जैसा देश इस खतरनाक खेल में अपनी जगह कैसे बनाता है? यही तो आज के समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। उन देशों से अपने ज़रूरी संसाधन हासिल करना जो अक्सर आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसको ऐसे समझिए, भारत अपने ज़्यादातर बने बनाए सामान के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन सीमा पर चीन ही उसका सबसे बड़ा सैन्य प्रतिद्वंदी भी है। उसे रूस से हथियार चाहिए, लेकिन अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बनाए रखने हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक संतुलन साधने जैसा है। और आखिर में बात इसी एक उसूल पर आकर टिक जाती है। जियोपॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ देश के हित होते हैं। भारत की रणनीति भी इसी बात पर आधारित है। जो उस वक्त भारत के लिए सबसे अच्छा होगा, वही किया जाएगा। तो इन सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? एक ऐसी दुनिया में जो एक पतली सी धार पर चल रही है, जहाँ पैसा, ताकत और प्रभाव के दम पर लगातार सत्ता की खींचतान चल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या इस लगातार खींचतान में ये पूरा का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें हम सब चाहें या ना चाहें, सिर्फ मोहरे हैं।